स्टूडेंट, हमारा हिंदी का कोर्स कंप्लीट हो गया था और अब हमारा बाल विकास एवं उसकी शिक्षण विधियां हैं। ये हमारा है बाल विकास। आज से हम शुरू कर रहे हैं। ये सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर में लगभग सेम ही कोर्स है इसका। देखते हैं इसमें, ये हमारा सिलेबस है यूपी टेट का बाल विकास का। तो देखिए, ये है बाल विकास के अंतर्गत क्या क्या हमें देखना है। अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक एवं मानसिक, संवेगात्मक तथा भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता, सृजनात्मक एवं रचनात्मक क्षमता का विकास, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक एवं उनका आधार। ये का वर्ग का है, ठीक है। दो होते हैं ना, दो खंड होते हैं इसमें, का और खा। दूसरा है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां, अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूर्य अंतर्दृष्टि सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण। ये इसमें काफ़ी चीज़ें मैं पहले करा चुकी हूँ, लेकिन ये बाल विकास के कोर्स में भी है, तो हम देखते हैं। शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं, शिक्षण का अर्थ एवं शिक्षण का सिद्धांत, संप्रेषण शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। इसमें क्या क्या है देखिए। शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, मानसिक दक्षता, समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, TLM एवं अभिवृत्तियां, बच्चों के लिए विशेष विधियां जैसे ब्रेल लिपि आदि, समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग एवं संस्थाएं जैसे मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, मंडल स्तर, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। ये हमारा का वर्ग था। अब हमारा खा वर्ग का सिलेबस है अधिगम और अध्यापन। इसके अंतर्गत आएंगे बालक किस प्रकार सोचते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्य नीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय। तो ये हमारा है बाल विकास का सिलेबस। बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। ये सेकंड पेपर की तैयारी मैं करा रही हूँ, लेकिन फर्स्ट पेपर में भी यही चीज़ें आएंगी, क्योंकि ये बाल विकास और पेडागोजी चेंज नहीं होती, ये एक ही रहती है दोनों पेपर में, तो वही चीज़ है। तो देखते हैं इसके अंतर्गत हम आज क्या कराते हैं। बाल विकास के अंतर्गत हमारा इसके बाल विकास का फर्स्ट टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा के अंतर्गत क्या है,
देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इसका हमें पहले सबसे पहले इसका मतलब देखना पड़ेगा। ये क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो चाइल्ड होता है वो 18 से नीचे वाली उम्र के बच्चों को कहा जाता है, ठीक है। चाइल्ड कौन होते हैं, जो 18 से कम उम्र वाले बच्चे होते हैं। विकास क्या होता है, परिवर्तन, ठीक है। तो परिवर्तन जो पुरानी स्थिति तथा आने वाली स्थिति को प्रभावित करता है, कुछ नया सीखना या उन्नति होना, ये विकास होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, चाइल्ड यानी कि 18 से कम उम्र वाले बच्चे, और विकास यानी डेवलपमेंट क्या होता है, परिवर्तन, चेंज होना, ठीक है। और बालक का विकास, बालक के विकास पे किस किस का प्रभाव पड़ता है, उस पर पड़ता है। मतलब सबसे पहले तो बालक को कुछ नया करने की उसकी इच्छा होनी चाहिए सबसे पहले। उसके बाद उस बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है धार्मिक विकास, धार्मिक चीज़ों का, धार्मिक बातों का, आर्ट और संस्कृति का विकास। मतलब हमें बालक के विकास में क्या क्या चीज़ें देखनी होती कि किस किस चीज़ का विकास हो रहा है। बालक के विकास में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं, तो वो हैं उसका धार्मिक विकास, आर्ट या संस्कृति का विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, दिमागी विकास, ठीक है। ये क्या है, ये इसके जो बालक का विकास होता है, ये सारी चीज़ें उस विकास में शामिल होती हैं, तभी बालक का विकास माना जाता है। और बालक के विकास के लिए किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, तो बालक का विकास होता किसके द्वारा है, ये भी सबसे पहले किसके द्वारा होता है, घर के द्वारा, कि घर में कैसा माहौल है, घर में कैसा माहौल है उसके आधार पर बालक का विकास होता है। दूसरा, आस पड़ोस का माहौल। तीसरा, विद्यालय, फिर समाज। इन चारों ही चीज़ों से प्रभावित होकर बालक का विकास होता है। और देखिए एक और चीज़, देखिए आकार में बदलाव होना, ये लंबाई, ऊंचाई आदि बढ़ रही है, इसमें क्या है, ये शारीरिक जो बदलाव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, ग्रोथ डेवलपमेंट। ये ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। लेकिन विकास अपना एक अलग स्थान रखता है। विकास क्या करता है, पूरी शारीरिक बदलाव बताता है वो विकास। ये तो क्या है, ग्रोथ। लेकिन विकास में पूरा शारीरिक बदलाव होता है। ग्रोथ क्या होता है, पूरे जीवन भर नहीं चलता है, लेकिन जो ये डेवलपमेंट है ये पूरे जीवन भर चलता है, ठीक है। ग्रोथ एक समय तक ही होता है, पूरे जीवन भर नहीं चलता, लेकिन डेवलपमेंट तो पूरे जीवन भर हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग कुछ ना कुछ पूरे जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और ग्रोथ को क्या होता है, हम लोग नाप सकते हैं, लेकिन विकास को नहीं नापा जा सकता। विकास को बुद्धि से जोड़ते हैं। विकास जो होता है वो क्या है, बुद्धि से जोड़ते हैं, लेकिन ग्रोथ को बुद्धि के एक मिनट, ग्रोथ और बुद्धि को शारीरिक विकास से जोड़ते हैं, ठीक है। आगे अब हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। और विकास का क्या है कि विकास कभी भी हर व्यक्ति का एक सा नहीं होता। विकास भी अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग तरीके से होता है और उनकी खूबियों के अनुसार होता है, ठीक है। और ये निरंतर, मतलब हमेशा चलता रहता है। और ये भी बात है कि ये विकास जो होता है ये बुद्धि के हिसाब से और उम्र के हिसाब से चलता है, आयु के अनुसार बदलता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। विकास की अवधारणा, विकास की प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया होती है। सतत का मतलब चलती जाती, मतलब निरंतर, बंद नहीं होती, ठीक है।
विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। विकास में क्या होता है? विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है। विकास की प्रक्रिया में रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल होता है। बाल विकास का क्या तात्पर्य है? इसका क्या मतलब है बाल विकास का? बालक के विकास की प्रक्रिया। देखिए, विकास तो मतलब पूरे जीवन भर चलता है, किसी भी उम्र में चलता रहता है, लेकिन बाल विकास की बात हो रही है तो उसका क्या मतलब है? हमारे सिलेबस में बाल विकास है, तो बाल विकास का क्या मतलब है? बालक के विकास की प्रक्रिया। बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। देखिए, हाँ, ये सबसे जरूरी बात है कि विकास केवल जन्म के बाद ही नहीं होता, जन्म से पहले ही विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और हर अवस्था में विकास होता रहता है। बाल विकास के अध्ययन में प्रायः निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाता है। देखते हैं। जन्म लेने से पूर्व एवं जन्म के बाद परिपक्व होने तक बालक में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है? आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है? बालकों में होने वाले उपरोक्त परिवर्तनों के लिए कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं? बालक में समय समय पर होने वाले उपरोक्त परिवर्तन उसके व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? क्या पिछले परिवर्तनों के आधार पर बालक में भविष्य में होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों की भविष्यवाणी की जा सकती है? क्या सभी बालकों में वृद्धि एवं विकास संबंधी परिवर्तनों का स्वरूप एक जैसा होता है अथवा व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप इसमें अंतर होता है? बालकों में पाए जाने वाले व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं? बालक के गर्भ में आने के बाद निरंतर प्रगति होती रहती है। इस प्रगति का विभिन्न आयु तथा अवस्था विशेष में क्या स्वरूप होता है? बालक की रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव तथा उच्च व्यक्तित्व एवं व्यवहार गुणों में जन्म के समय से ही जो निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, उनका विभिन्न आयु वर्ग तथा अवस्था विशेष में क्या स्वरूप होता है तथा इस परिवर्तन की प्रक्रिया की क्या प्रकृति होती है? ठीक है, ये कुछ बातें थी जो कि बाल विकास के अध्ययन में प्रायः शामिल की जाती हैं। देखिए, अभी मैंने बताया था वृद्धि एवं विकास में अंतर, वही चीज़ ग्रोथ एवं डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, फिर भी चलिए हम इसमें देख लेते हैं। वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग प्रायः पर्यायवाची शब्द के रूप में करते हैं। देखिए, बहुत से लोग क्या होता है, इन दोनों शब्दों को एक ही मानते हैं। उनके माइंड में ये फीड है कि वृद्धि और विकास एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वृद्धि कुछ समय तक होती है और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, वो पूरे जीवन भर चलती रहती है। विकास कभी भी रुकता नहीं है और वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग प्रायः पर्यायवाची शब्दों के रूप में करते हैं। अवधारणात्मक रूप से देखा जाए तो इन दोनों में अंतर होता है। इस अंतर को हम अग्र प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। देखते हैं, चलिए थोड़ा सा ये इसमें अंतर दिए हुए हैं। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। इसका क्षेत्र
सीमित होता है। विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। इसका वृद्धि इसका एक भाग होता है। आपकी समझ आई कि विकास का एक भाग है वृद्धि, ठीक है, लेकिन और विकास के अंतर्गत वृद्धि आती है, वृद्धि के अंतर्गत विकास नहीं आता, और ना ही वृद्धि अपना कुछ अस्तित्व रखती है, वो उसी के अंतर्गत उसका महत्व है। विकास के अंतर्गत वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। सतत यानी कि हमेशा चलने वाली प्रक्रिया। बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है। बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है। तो ये इसके कुछ अंतर थे दोनों में। आपकी समझ में आ गया होगा कि वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। वृद्धि और विकास में अंतर है, वृद्धि और विकास एक नहीं है। आगे देखते हैं मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं? मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। शारीरिक विकास तो एक सीमा परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाता है, किंतु मनोशारीरिक क्रियाओं में विकास निरंतर होता रहता है। इन मनोशारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास आते हैं। इसका विकास विभिन्न आयु स्तरों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। इन आयु स्तरों को मानव विकास की अवस्थाएं कहते हैं। भारतीय मनीषियों ने मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में विभाजित किया है। ये देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर, और वृद्धि और विकास एक है। और ये देखिए, ये दिया हुआ है कौन सी कितने कालों में विभाजित किया है, 7 कालों में, ठीक है। और कौन कौन सी हैं तो ये आप लोग देख लीजिए। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ये इसकी एज दी हुई है, तो ये लोग ये देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन बन के आता है ज़रूर। इसमें एज का पूछ लेते हैं। और इस समय अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। ये इसकी 7 अवस्थाएं बताई गई हैं, लेकिन जो विद्वान हैं वो 4 ही अवस्थाओं पे, 4 ही अवस्थाओं का वर्णन ज़्यादा करते हैं। उनमें कौन सी 4 हैं? ये शैशवावस्था है, जन्म से 6 वर्ष तक, याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आता जरूर है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, और वयस्कावस्था 18 से मृत्यु तक, ठीक है। आगे देखते हैं, शिक्षा की दृष्टि से प्रथम 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान में इन्हीं 3 अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कितनी अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं शिक्षा की दृष्टि से, तो याद रखिएगा 3, ठीक है। अब ये दी हुई हैं शैशवावस्था, इनके बारे में देखते हैं हम लोग। 1 मिनट, हमें ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है क्योंकि हमारा फ़ोन भी हैंग हो जाता है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आधा आधा कराऊँ, देखती हूँ। खैर, थोड़ा सा ये हम अवस्थाएं देख लेते हैं। पहली हमारी इसकी अवस्था है शैशवावस्था। आज हम यही देखेंगे तीनों अवस्थाएं, उसके बाद हम कारक कल देखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। शैशवावस्था देखते हैं। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। शैशवावस्था में अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। इसी काल में बच्चों का समाजीकरण भी प्रारंभ हो जाता है। इस काल में जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। इन्हीं सब कारणों से यह काल शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये देखिए, इसमें दिया हुआ है 6 वर्ष से, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था। आप लोग देखते होंगे कि जब बच्चे जो मतलब 6 ईयर के अंदर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। उन्हें मतलब जिस काम के लिए मना किया जाएगा वो बच्चे वही काम करते हैं।
उन्हें हर चीज़ को जानने की उत्सुकता होती है। अगर आपने मना कर दिया कि ये चीज़ नहीं छूनी है तो वो बच्चे वही छुएंगे। मतलब इस समय के इस एज के जो बच्चे होते हैं वो जब तक प्रैक्टिकल नहीं कर लेंगे तब तक उन्हें समझ नहीं आएगी चीज़। तो जैसे हम बोलते हैं ये गर्म है, इसे नहीं छूना, या ये सीढ़ियाँ, इधर नहीं जाना, लेकिन वो जिस काम के लिए मना किया जाएगा तभी वो काम जरूर करेंगे। जब तक वो गर्म चीज़ को छू कर नहीं देखेंगे और जल नहीं जाएंगे तब तक उन्हें समझ नहीं आएगा। तो इस समय के बच्चे होते हैं वो जल्दी सीखते हैं। आगे देखते हैं। और इस समय के बच्चे बहुत ज़्यादा गिरते हैं, बहुत ज़्यादा उनके चोटें लगती हैं, क्योंकि वो सीखने की उत्सुकता उनमें रहती है। आगे देखते हैं बाल्यावस्था। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था के प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। इस काल में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। इस काल के बाद से बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। शैशवावस्था में बच्चे जहाँ बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, वहीं बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है, किंतु उनके सीखने का क्षेत्र शैशवावस्था की तुलना में विस्तृत हो जाता है। वैज्ञानिकों की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, स्टार्टिंग में बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं और कैचिंग पावर उनकी अच्छी होती है, लेकिन जब वो 6 वर्ष को पार कर लेते हैं तो उनकी ये सीखने की क्षमता कम हो जाती है, उनकी स्पीड कम हो जाती है और उनका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। तो हम लोग को लगता है कि बच्चा पहले बहुत होशियार था, अब नहीं, ऐसा क्यों है? लेकिन ये एक नेचुरल है, ये होना, ये हर बच्चे के साथ होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन बहुत से पेरेंट्स ये सोचकर परेशान होते हैं कि पहले हमारा बच्चा सही था, अब हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। तो जहाँ 6 वर्ष तक के बालक जल्दी सीखते हैं और उनकी कैचिंग पावर भी अच्छी होती है, वहाँ 6 वर्ष के बाद के बच्चों की कम होती चली जाती है। तो आइए देखते हैं। और इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं होती है, ये हर बच्चे के साथ होता है। अगर वो होशियार है उसके साथ भी, और वो कमज़ोर है उसके साथ भी ऐसा ही होना है। लेकिन ये एक एज के हिसाब से बच्चों के साथ चेंज होते रहते हैं ये सारे। आगे देखते हैं हम। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। यह वह अवस्था होता है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। 12-14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उनकी काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है एवं उनमें स्थायित्व आने लगता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है एवं मित्रता में प्रगाढ़ता भी इस दौरान सामान्य सी बात है। इस तरह इस अवस्था में व्यक्ति के सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। यौन समस्या एवं अवस्था की सबसे बड़ी समस्या होती है। इस अवस्था में नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने की अधिक संभावना रहती है, इसीलिए इस अवस्था को जीवन के तूफान का काल भी कहा जाता है। देखिए, ये जो किशोरावस्था होती है इसमें बहुत से चेंज आते हैं बच्चों में, बहुत से चेंज आते हैं और बच्चों को फैमिली से दूर होते चले जाते हैं इस एज पर, और उन्हें केवल मित्र ही यानी दोस्त से अपनापन ज़्यादा लगता है। इस एज पर बच्चों को दोस्त ऐसे लगते हैं कि बहुत ज़्यादा हमदर्द। वो बच्चे सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाते हैं। और 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में वृद्धि होती है, लेकिन उनकी कुछ टाइम बाद रुक जाती है और लड़कों की 14 से 18 वर्ष की आयु में वृद्धि होती है।
ठीक है। और इस समय बच्चों का क्या है, गलत दिशा में मुड़ना, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि बच्चे गलत दिशा में मुड़ जाएं। तो इस समय के जो बच्चे होते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार, सहानुभूति की आवश्यकता होती है। उन्हें अपने से दूर नहीं होना है। उनकी जो सोच होती है कि नहीं हमारे दोस्त ही सब हैं, तो इसी सोच को दूर करने के लिए उन्हें मतलब खुद उनका दोस्त बनना पड़ेगा, खुद उनकी बातें सुननी पड़ेंगी, खुद उनकी बातों को समझना पड़ेगा। अगर वो गलत हैं तो उन्हें ढंग से समझाना पड़ेगा कि आप यहाँ पर गलत हो। ये नहीं कि एकदम आप उसे डांट रहे हो या दोस्त से एकदम दूर होने की बोल रहे हो, चाहे वो गलत ही सही, लेकिन एकदम से दूर होने की बोलेंगे तो वो नहीं होंगे। तो इस चीज़ को हमें कैसे हैंडल करना है ये हम आगे देखेंगे। चलिए, इस चीज़ को, ये टॉपिक अलग है और ये हमारा टॉपिक अलग है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम बस इसे यहीं पर देखेंगे। आगे हम कल देखेंगे इसमें। आज हमारा इतना ही बहुत है क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा। विकास की अवधारणा, वृद्धि एवं विकास में अंतर, ये था हमारा। और मानव विकास की अवस्थाएं, उसके अंतर्गत ये 3 अवस्थाएं हमने डिस्कस की हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। कल का हमारा टॉपिक रहेगा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब आप लोग इसे अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन जो बन रहे हैं उन्हें याद करिएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। और मैं कोर्स के अकॉर्डिंग ही आपको ये कराऊंगी, आप लोग देख लीजिए, तैयारी करिए अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।